नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या है जो विज्ञान हमारे 10वीं क्लास की विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर लेंगे। कौन सा चैप्टर लेंगे? फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया। जो आज है वो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले बात करता हूँ इसी रासायनिक अभिक्रिया की। देखो, यदि मैं कुछ लिखूं, यहाँ पर कुछ लिखूं, जैसे ये लिखता हूं, जैसे ये Fe+H2SO4, आगे है FeSO4 + H2, ये लिख दिया। फिर ऐसे लिखूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख दिया। और लिखूं C+O2, ये तो सभी जानते ही होंगे क्या है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीनों की तीनों लिखूं तो आपसे कोई कहे कि ये क्या है, ये क्या है? जो समीकरण सा दिख रहा है आपको, जो समीकरण सा दिख रहा है वो क्या है? तो कोई भी चीज, कोई भी हो, चाहे ऐसा पदार्थ जैसे Fe है, इसको सभी जानते हैं Fe क्या है, लोहा है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें हो क्या रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक, जैसे Fe से लेकर यहां तक क्या हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि Fe क्या है, एक धातु है, और ये क्या है, अम्ल है। दोनों भी क्या करके क्या बना रहे हैं, इस धातु का विलयन है, धातु का विलयन ये बन रहा है। साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये पूरी एक प्रोसेस हो रही है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम देंगे। आगे चल के रासायनिक अभिक्रिया का नाम देंगे। पूरी प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि Fe एक धातु, या किसी को पता भी नहीं हो कि धातु है कि कुछ भी हो, पहले इतना ही समझे कि एक पदार्थ, मान लो ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ लिए जाते हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखो, पहले Fe अकेले का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से था यहाँ पर, फिर इसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो गया, इसका विलयन बन गया और FeSO4 बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, चेंज आ जाते हैं। किसमें? जो तत्व है, जो पदार्थ होते हैं, उनमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। मतलब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। पहले जैसा नहीं रहता, पहले Fe अकेला था, लोहा तत्व था, लेकिन अब लोहा न रहकर क्या हो गया है, FeSO4 का विलयन बन गया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के लिए कहेंगे कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर ले, किसी अन्य पदार्थ से या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने से क्या कर दे, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, किसमें ध्यान रखेंगे, या तो हो जाए रंग में परिवर्तन, रंग में। दूसरा हो जाए उसका दाब ताप ये बदल जाए, ये सब कुछ उसका बदल जाए। तो वो क्या होगा, तो वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे CO2, इसके बारे में सभी जानते हैं, C+O2 ये कार्बन है, क्या है, कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है। जैसे कार्बन किसमें होता है, लकड़ी, मान लो लकड़ी में कार्बन है, लकड़ी है, कोयला है, कार्बन है। तो ये लकड़ी क्या होती है, जब इसे जलाते हैं तो क्या होता है, एक तो जलाने के लिए क्या आवश्यक है, ताप। अरे जलाने के लिए पहली बात तो ऑक्सीजन तो चाहिए। फिर उसको जो जलेगी तो क्या उत्पन्न होगा, ताप, या इसको क्या कहेंगे, ऊष्मा उत्पन्न होगी। इससे क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि जब लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अरे इसके किसमें परिवर्तन हो रहा है, रंग में तो नहीं हो रहा है। चलो, रंग में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लकड़ी, मान लो लकड़ी है, लकड़ी किस कलर की थी पहले, और फिर जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है, जो किस कलर की होती है, अलग ही कलर की होती है, मतलब अलग रंग आ जाता है। इसी प्रकार पहले मान लो लकड़ी थी तो उसका जो ताप था वो इतना नहीं था, जब जलाया नहीं था तो ताप ज्यादा नहीं था। लेकिन जब लकड़ी को जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जब आग पकड़ दी, इसने क्या आग पकड़ दी, तो इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। डेल को ताप बोलते हैं। जैसे डेल, इस डेल से यदि यहाँ पे लिखा हो तो ये मानना कि क्या किया जा रहा है, इसे ऊष्मा दी जा रही है, तो ऊष्मा निकल रही है। अब ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो रिबन होता है Mg, उसे जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या निकलता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो इसकी जो राख होती है, जो होती है, वो कैसी होती है, सफेद कलर की होती है। कैसे की होती है, सफेद। मतलब ये जो होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। कैसे कलर का, व्हाइट। तो ये जो तीनों लिखी हुई है, इन्हें हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिर से सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कहेंगे कि ऐसा कोई प्रक्रम हो रहा है, ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है, किसी पदार्थ के दूसरे पदार्थ के संपर्क में आने से, या उसके किस में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में हो सकता है, उसके दाब ताप में परिवर्तन हो सकता है, और क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। आप सभी जानते हैं
आप सभी क्या जानते हैं कि कोई जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है, मतलब पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहेगा। जैसे आप सभी को पता है कि लकड़ी जले, लकड़ी जल जाए तो क्या होगा, पहले तो लकड़ी थी ठोस अवस्था में, अब क्या होगा, लकड़ी थी ठोस अवस्था में। तो लकड़ी में कार्बन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। तो CO2 बना लेता है तो क्या हो गया, पहले लकड़ी थी अलग से, अब क्या यहाँ पर भी लकड़ी है, इससे क्या होगा, या तो कोयला उत्पन्न हो सकता है, कोयला भी बन सकता है, नहीं बन सकता। CO2 एक प्रकार की गैस ही है, तो CO2 गैस के रूप में मतलब ये गैस भी बन सकती है। तो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, क्या हो गया, इसके अंदर चेंज हो गया, बदलाव आ गया। तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसी के लिए एक नाम हो रहा था रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के लिए कहेंगे कि एक तीर का निशान दिख रहा है आप सभी को, तीर का निशान दिख रहा है, तीर का निशान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ये तो है, ये तो तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया, ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया इस साइड से इस साइड हो रही है। देखो इस साइड से इस साइड हो रहा है, मतलब दिशा को दर्शा रहा है, किसको, दिशा को, अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है। अब ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। अब देखो इसमें दोनों ही आगे, इसमें दोनों ही आगे, मतलब आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। कहने का मतलब है जो अभिक्रिया वो साम्य अवस्था में है, किसमें है, साम्य अवस्था में क्या कह रहा है कि अभिक्रिया इधर से इधर भी हो सकती है, इधर से इधर भी हो सकती है, और इधर से इधर भी हो सकती है। तो क्या होगी, इसकी साम्य अवस्था हो गई। तो इसे को क्या बोल सकते हैं, हम रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। और रासायनिक समीकरण के लिए यदि लिखना हो, रासायनिक समीकरण के लिए यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो तीर का निशान लगा हुआ है उसके एक साइड जो होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, और जो दूसरी साइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसके शब्दों में डिनोट करें। जैसे फिर से वही अभिक्रिया लेता हूं, दूसरे ले लेता हूं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब देखो जो इधर वाले होते हैं तीर के निशान से पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के निशान के बाद में होते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इन्हें R से दर्शाया जाता है, इन्हें P से दर्शाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अभिकारकों में परिवर्तन होता है। वो भी कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब क्या आप बता सकते हैं क्या उत्पाद में भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो क्या कहेंगे कि उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ किसमें परिवर्तन होता है, अभिकारकों में ही परिवर्तन होता है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिकारक और उत्पाद में क्या अंतर, तो अभिकारक में पहला ही तो है अभिकारक, तो कहेंगे तीर के निशान से पहले तो अभिकारक आते हैं, तीर के निशान के बाद में उत्पाद आते हैं, पहला अंतर हो गया। दूसरा कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो केवल किसमें होते हैं, इसी अभिकारक में होते हैं, उत्पाद में नहीं होते हैं। यदि अभिक्रिया एक साइड हो तब तो अभिकारक में होंगे, यदि ऐसी अभिक्रिया आ जाए दोनों साइड वाली तो दोनों में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे दोनों में, क्योंकि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, दोनों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि तीर के निशान से पहले जो आते हैं वो तो हैं अभिकारक, जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तीर के निशान के बाद जो आते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद, जिनमें क्या नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात सभी याद रखेंगे, पहले आने वाले अभिकारक और बाद में आने वाले क्या कहे जाएंगे, उत्पाद कहे जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और आती है, क्या आती है, जो रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप सभी को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो आपने पढ़ लिए पहले 9th क्लास में 8th क्लास में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लो ये है भौतिक परिवर्तन, इधर वाला भौतिक परिवर्तन, और इधर वाला है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, जो पदार्थ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो यहां पर बर्फ है, मैंने इसे क्या किया, गर्म किया, इसे क्या दी, ऊष्मा दी, इसे ऊष्मा दी, तो क्या हो गई, ये किस में बदल गई, जल में बदल गई। आप इसे जल्दी कहेंगे, इसे बर्फ कहेंगे। तो जब इसकी स्टेट लिखें, स्टेट मतलब इसकी अवस्था लिखे, तो इसे क्या लिखेंगे, एस सॉलिड। और बर्फ का जो फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, वो क्या होता है, H2O। अब इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ। आगे अभिक्रिया इसी की डेल, अर्थात ऊष्मा दी जा रही है, ये बर्फ ही है ठोस अवस्था में। अब जल का फॉर्मूला भी वही होता है H2O, लेकिन जल किस में होता है, कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में होता है। अरे द्रव के लिए तो A लिखा जाता है, ठोस के लिए S लिखा जाता है, और गैस के लिए G लिखा जाता है। तो यदि पदार्थ, ये पदार्थ की अवस्था ही होती है, तो यदि पदार्थ द्रव अवस्था में तो A लिखेंगे, ठोस अवस्था में तो S लिखेंगे, जो गैस है उस अवस्था में तो G लिखेंगे। अब देखो जो बर्फ है वो ठोस होती है, बर्फ होती है ठोस, तो ठोस के लिए लिख दिया क्या, S, मतलब बर्फ है वो ठोस है, लेकिन
जो जल का अणु है वो तो H2 ही रहेगा, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर उष्मा दे दी, गर्म कर दिया, इस सॉलिड अवस्था से गर्म करने पर ये केस में बदल गई, लिक्विड अवस्था में बदल गई। अब ये विक्रिया आगे भी हो सकती है, अरे ये विक्रिया आगे भी हो सकती है, कैसे? यदि इसे और उष्मा दी जाए, उष्मा दी जाए मतलब ये जो उष्मा उससे भी अधिक उष्मा दी जाए तो फिर से ये जो H2 किस में बदल जाएगा, इस G अवस्था में बदल जाएगा, मतलब गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, कौन सी रासायनिक, बताइए क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप सभी देखें ये मॉलिक्यूल है H2, यहाँ पर भी क्या है H2 ही है, और यहाँ पर भी क्या है H2 ही है। मतलब इस मॉलिक्यूल के ये जो पदार्थ है, मैंने कहा था कि पदार्थ यदि बदल जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन ये द्रव है, ये H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे इधर देखिए C+O2 है मान लो, तो इधर क्या हुआ CO2, मतलब गैस बनी, देखो कार्बन ठोस, ये गैस, और ये क्या बन गई, गैस बन गई। तो देखो ये कार्बन ठोस था, अब ठोस नहीं रहा, अब क्या हो गया, गैस में बदल गया। तो यहां पर देखो ये मान लो ठोस तो था लेकिन ये H2 था, फिर यहाँ पर भी H2 ही रहा, यहाँ पर भी H2 रहा, लेकिन यहाँ पर देखो ये कार्बन अकेला था, लेकिन अब क्या हो गया, इसका CO2, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। तुम क्या कहेंगे, ये हो गया एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है किसका, बर्फ का किसमें बदलना, बर्फ का जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, ये सभी क्या है, यहाँ पर ये वाष्प ही बनेगी, क्या बनेगी, वाष्प। तो ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार देखो जो मोम होती है, मोम का जो पिघलना है, मोम का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन देखो मोम के अंदर जो धागा होता है, जो डोरी होती है, यदि वो जल जाए मतलब यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पर आग लग जाए तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा। वो क्यों? क्योंकि डोरी जलेगी तो उसका जो यौगिक है वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, यौगिक क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में क्या अंतर होगा, ये सामान्य सी बात है, सभी को पता है कि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। एक इसमें जो पदार्थ है सेम रहता है, सेम का मतलब है कि यदि उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं, अवस्था जैसे सॉलिड है तो यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो यहाँ पर गैस हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। अरे उसमें अवस्था तो बदलती है लेकिन साथ साथ में जो यौगिक का मॉलिक्यूल है वही बदल जाता है। अब कह सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल है जैसे H2 है तो H2O ही रहेगा, पूरी अभिक्रिया में चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, संतुलित करना, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, हर बार बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि कोई 2 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं और उन्हें क्या करना है, संतुलित करना। पहले तो आप संतुलित करने का मतलब समझे, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए संतुलित करने का मतलब है, मान लो यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इधर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इधर का द्रव्यमान है, इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पता है, मास कंजर्वेशन लॉ पता है हमें कि क्या कहता है, मास कंजर्वेशन लॉ कहता है कि अभिकारकों का अभिकारक, इन्हें अभिकारक ही बोलते हैं, जो इधर होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं R और इन्हें P, मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मतलब है दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं करेगा, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का, द्रव्यमान संरक्षण जो सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, उसका क्या नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा। अगर पालन नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे पालन करवाने के लिए हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। अब देखो संतुलित करने का मतलब है कि इन दोनों का द्रव्यमान हमें क्या कर देना है, बराबर कर देना। अब द्रव्यमान बराबर करने का मतलब यह है कि इसे संतुलित करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो जो पूर्णांक होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन्हें सीधा गुणा करेंगे। जैसे 2 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, तो ऐसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर संतुलित करेंगे। देखो पहले इसे देखते हैं कि इन दोनों का क्या द्रव्यमान सेम है कि नहीं है। तो देखो दोनों का द्रव्यमान निकालो। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मतलब जो अणुभार है वो कैसे निकालते हैं। अणुभार देखो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, कितने पर, 12 नंबर पर। तो इसका जो द्रव्यमान है, अणुभार है, तो वो क्या है, 24 है, प्लस
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो 8 दूनी 16, मतलब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है यहाँ पर, 2 गुणा 16 इतना लिख दिया हमने। आगे अभिक्रिया इसी कैसी है, आगे देखो ये कितना है, मैग्नीशियम का फिर से 24 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु है जिसका 16 होता है, तो प्लस का 16 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 24 प्लस 16 दूनी 32, आगे 24 प्लस 16। अब देखो जोड़ो दोनों को, ये कितने हो गए, 6 5 56 हो गए, ये तो 56 हो गए, 32 और 24 कितने हो गए, 56 हो गए। लेकिन ये देखो कितने हो गए, 40 हो गए। तो देखो इधर का अनुपात तो 56 है और इधर का कितना है, 40 है। मतलब कि जो अभिक्रिया उसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन। तो क्या करेंगे, इसे सही करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करना देखें, संतुलित करना देखें। पहले संतुलित करने के लिए आप उन तत्वों को देखें, ठीक है, जो पहले से संतुलित है उन्हें तो छोड़ दें और बाकी सबको क्या करें, संतुलित करें। संतुलित करने के लिए आप पूर्णांकों का उपयोग करेंगे, 2 4 6 इनसे गुणा करेंगे। देखो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा संतुलित है, कौन सा संतुलित नहीं है। देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही इधर, सॉरी ऑक्सीजन 1 ही है। तो देखो मैग्नीशियम तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो बताओ यहां पर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा इसे नहीं करेंगे, पूरे के पूरे इसे यौगिक को करेंगे। तो 2 से गुणा कर दिया तो देखो 2 हो गए ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब देखिए ध्यान से कि ये 2 ऑक्सीजन तो हो गए 2 तो, लेकिन ये मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि मैग्नीशियम इधर कितना है 1। तो क्या दिक्कत है, इसे भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित हो गई। इस प्रकार संतुलित करना है, पहले देखना है जो संतुलित है उसे छोड़ देना है, जो संतुलित नहीं है उसे संतुलित करना है। फिर उसकी वजह से यदि दूसरा संतुलित हो जाए तो फिर उसे भी क्या करना है, संतुलित करना है। अब देखते हैं कि मास ऑफ कंजर्वेशन मतलब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या अभी भी लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखेंगे, देखें संतुलित करने के बाद देखें 2 मैग्नीशियम 2 गुणा मैग्नीशियम का कितना होता है 24 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 गुणा 16, 2 है 2 लिख दिया, 1 का 16 होता है 16 लिख दिया। आगे अभिक्रिया ऐसी कैसी, देखो 2 मैग्नीशियम और 2 ही ऑक्सीजन, तो 2 गुणा मैग्नीशियम का कितना है 24 प्लस ये 2 इसके गुणे में भी तो 2 गुणा 16। तो देखो 2 गुणा 24, 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32, आगे 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32। देखो 48 48 32 32 जोड़ेंगे तो सेम आएगा। कहने का मतलब हो गया कि क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ क्या हो रहा है यहां पर, फॉलो हो रहा है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लागू हो रहा है। तो ये विक्रिया क्या होगी, संतुलित हो गई। ऐसे हम 1-2 विक्रिया और लेते हैं, उन्हें संतुलित करके देखते हैं। देखो सभी देखें, ये देखें CaO प्लस H2O बराबर CaOH की होल ट्वाइस। क्या आप बता सकते हैं ये संतुलित है कि नहीं है। तो देखें एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन हो गए 2 ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे 2 ऑक्सीजन, इधर अरे इधर भी 2 है, इसे ऐसे लिख सकते हैं CaOH और OH। तो देखें एक कितने हो गए 2, तो इधर भी कितने हैं 2, 1 2। अब H2 देखें, H2 2 और H2 देखो 1 2। तो कहने का मतलब ये विक्रिया पहले से क्या है, संतुलित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये संतुलित है कि नहीं है, कभी आप इसे फिर से संतुलित करने लग जाएं। तो अब दूसरे विक्रिया लेते हैं जो क्या हो असंतुलित हो, जिसे संतुलित करेंगे। अब देखो अगली विक्रिया FeSO4, ये विक्रिया हो रही है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसे संतुलित करते हैं। देखो पहले जो संतुलित है उसे छोड़ देंगे, जो असंतुलित है उसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पर तो सभी क्या है असंतुलित, देखो Fe 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले Fe को पकड़ेंगे, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 4 है, मतलब Fe 1 है, S 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इधर देखें Fe 2 है, ऑक्सीजन 3 और 2 5 और 3 8 है, कितने हैं 8, मतलब जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 8 है। सल्फर देख लो, सल्फर कितने हैं 2 हैं। तो देखो संतुलित करने के लिए पहले इसे पकड़ेंगे, पहले को, तो क्या करेंगे 2 हैं तो इसके 2 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो गए, ये हो गए यहाँ पर 2। अब देखो इसे 2 गुणा करिएगा तो पूरा का पूरा गुणा हो गया, तो देखो 2 इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा है, तो 2
यदि 2 Fe और 2 ही क्या हो गए, सल्फर हो गए, तो 2 तो हो गए सल्फर। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 यहाँ है, 4 और 2 देखो ऐसे है, 2O4 2O4, तो 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब उधर मैच करते हैं, Fe कितने हैं, 2, तो Fe 2, इधर भी 2, संतुलित। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो ऑक्सीजन है 8। इधर देख लो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 8, ये भी संतुलित हो गया। सल्फर बचा, 1 सल्फर 2 सल्फर, 2 सल्फर, इधर भी 2 सल्फर, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित हो गए। तो इस प्रकार संतुलित करेंगे, गुणांकों का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि Fe 2 है, इधर 2 है तो यहां पर 2 लगा दिया, ये हो गया। यदि S 2 है तो यहां पर 2 लगा दिया, ये भी 2 हो गया। और ऐसा नहीं करेंगे ये 4 है तो और क्या कर दिया, यहां पर हटा के 8 कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये विक्रिया सही नहीं होगी। तो क्या होगा, आप इसे गुणांकों का उपयोग करेंगे SO4। तो इस प्रकार क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके उदाहरण और जो क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाले वो समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।